नमस्कार। भागम भाग वाली ज़िंदगी और उसका सबसे प्यारा पल सुबह का समय। तो सुबह की ताजगी के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज का ये अंक आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एनआईटी पटना के प्रोफेसर। आपने एमटेक किया है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में और साथ ही इस विषय में आपने पीएचडी भी किया है आईआईटी दिल्ली से। आपको बताते चलूँ कि आपने बहुत सारे रिसर्च वर्क भी किए हैं और वाटर के साथ साथ वाटर में जो काम करना चाहिए, पॉल्यूशन को कैसे हटाया जा सकता है, इस दिशा में भी आपने विशेष कार्य किया है। आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स को अटेंड किया है और साथ ही वर्कशॉप को करवाया भी है। आइए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के पहले मेहमान डॉक्टर नित्यानंद सिंह मौर्य जी को। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एनआईटी पटना। सर, बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार आप सभी को। सर, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इसके साथ ही आप फ़िलहाल एनआईटी में प्रोफेसर के तौर पर मैं कहूँगी कि जो इंजीनियर हैं उनको बनाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये कि जो नया भारत का निर्माण है उसमें अभियंताओं की भूमिका हम सभी जानते हैं विशेष है, पर आप कैसे देखते हैं? मैं आप लोगों को बता दूं कि अभियंता ही हैं जो किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और इसी कारण हमारे देश में 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं और पूरी दुनिया में 4 मार्च को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में अभियंताओं का क्या योगदान है। अगर अभियंताओं को हटा दिया जाए तो जो भी चीज़ें हमें सामने से दिखती हैं, जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं और जिन चीज़ों को लेके हम गर्वान्वित होते हैं, उन सबों के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी, एक ही पंक्ति में आपने बड़ी बातें कह दी, क्योंकि जो भी सुख सुविधाएं हैं या बदलते दौर के साथ हम अपने यूज के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे में जो बैकग्राउंड की स्टोरी होती है वहाँ अभियंताओं की भूमिका बहुत महती होती है। और अब जो नवाचार आ रहा है, जो इनोवेशंस आ रहे हैं, वहाँ इनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। मैं बात की शुरुआत करूँगी सर इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि हम विकासशील देश हैं और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना, आधारभूत संरचना मजबूत होना बेहद आवश्यक है और यहाँ अभियंताओं की भूमिका महती हो जाती है। इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एंगल से देश को मजबूत करने में क्या योगदान देते हैं हमारे अभियंता। अभी मैं एनआईटी पटना से दूरदर्शन केंद्र के लिए आया। अमूमतः ये 30 मिनट का रास्ता होता है, मैं 10 से 12 मिनट में आया हूँ। आप समझ सकती हैं कि मैंने 20 मिनट बचाए हैं। और इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो अभी बिहार में कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है जहां हम 6 घंटे में नहीं पहुंच सकते हैं। हमारा बिहार का बहुत बड़ी एक योजना है और उपलब्धि भी है आज के डेट में, तो आप कह सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में इंजीनियर का भूमिकाओं का रहा है और इन्होंने उसमें बहुत सारा काम किया है। अगर समय मिलेगा तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने कहा कि जो आपके आने का समय था वो कम हो गया और वो कम इसलिए हो पाया कि अब हमारे पास ओवर ब्रिजेस हैं जहाँ से हम बड़ी तीव्रता से अपने मुकाम तक पहुँच सकते हैं और ये कहीं ना कहीं जो आधारभूत संरचना का विकास हुआ है उसके कारण ही संभव हो पाता है। और आपने ये माना भी कि जो अभियंता हैं इसके पीछे निरंतर काम भी करते रहते हैं। अगर मैं देश की बात करूं तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी तीव्रता से विकास कर रहे हैं। अपना बिहार भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, यहाँ भी हम इंडस्ट्री पर बहुत काम कर रहे हैं। पर अगर हम एग्रीकल्चर को आधुनिकीकरण वहाँ ले आते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अभियंता हैं वो किस तरह से ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ उनकी भूमिका को कैसे देखेंगे आप? एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करना हो तो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ बहुत सारी खाद्य सामग्री का
उत्पादन नहीं हो पाता था। अगर बिहार की बात करें तो हम लोग फ्लड में डूबे रहते थे, बाढ़ की समस्याएं थी, और ये इंजीनियरों का ही योगदान रहा कि हमने फ्लड मैनेजमेंट पे काम किया, बहुत सारे बांध बनाए, बहुत सारे डैम बनाए, जिससे फ्लड तो कंट्रोल हुआ ही, इसके साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू हुए और खेतों में पानी पहुंचा, जिससे हमारा उत्पादकता बढ़ गया और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होने लगा, और जिससे हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो पाए। और आज के डेट में अगर आप देखें तो इंजीनियर्स जो हैं कम पानी में ज़्यादा इरिगेशन करने का व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, और उसके बाद अभियंता इस पे भी बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग कैसे हो, अभियंता इस पे भी बात कर रहे हैं कि कम से कम पानी में और कम से कम रिसोर्स में हाइड्रोपोनिक खेती कैसे की जाए। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। इसके अलावा ये तो खेती करने की हुई, इसके अलावा खेती में जो औजार लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं कि धान की कटाई कैसे अच्छे से हो जाए, गेहूं की कटाई कैसे हो जाए, उसकी धुनाई कैसे हो जाए, और उसका साफ कैसे किया जाए, प्रोसेस कैसे किया जाए। सारे क्षेत्र में काम चल रहा है, और आप देखेंगे तो दिखेगा भी। बिल्कुल। एक दौर था जब जो किसान थे उन्हें बहुत चीज़ का इंतज़ार भी करना पड़ता था, या जो श्रमिकों पर निर्भरता थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। पर तकनीक के विकास के साथ अभियंताओं ने, जो जैसे कि आपने कहा, बहुत सारे ऐसे टूल्स डेवलप किए, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लेकर आए जो हमारी कृषि कार्य को आसान बना देती है, और हमारी जो उत्पादकता है वहाँ भी बढ़ाव दिखता है। अगर मैं बात करूँ दो क्षेत्रों की, मेडिकल और इंजीनियरिंग, अमूमन कोई भी विद्यार्थी जब अपने करियर के पड़ाव पर होता है ना, तो दो क्षेत्र दिखते हैं, मुझे मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है, ये बड़ा सवाल आता है। पर अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की भी बात करें ना, तो कहीं इसका जो कनेक्शन है वो इंजीनियरिंग के साथ दिखता है। यहाँ भी अभियंताओं की भूमिका आ जाती है। मेरे दर्शकों के मन में सवाल आ रहा है यहाँ कैसे, और इसका जवाब आपसे मांगूंगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप थोड़ा सा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वहाँ आपके साथ क्या क्या होता है। डॉक्टर आपका बीपी चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, आपका हृदय का फेफड़ा में कैसे क्या होता है आला लगा के चेक करते हैं। इसके बाद आपको कुछ टेस्ट लिखते हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रक्रिया हैं, एक्सरे टेस्ट लिखते हैं, इनके पीछे अभियंताओं का हाथ है। बीपी मशीन बनाने में, ऑक्सीजन मीटर बनाने में, एक्सरे मशीन बनाने में, या आपका खून का और किसी भी चीज़ का जो टेस्ट होता है उसके उपकरण बनाने में। इसके अलावा अभी बहुत सारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, रोबोटिक सर्जरी होता है। तो ये जितने भी इक्विपमेंट हैं सारे इंजीनियर्स बनाते हैं। यूज़ डॉक्टर्स करते हैं, बट उनका आविष्कार, उनका देखरेख, उनका मेंटेनेंस सब कुछ इंजीनियर करते हैं। जी। तो आप सोचें कि अगर इन इक्विपमेंट को निकाल दिया जाए तो मेडिकल क्षेत्र में क्या बचेगा। सर, अगर मैं बात करूं ग्रीन इकोनॉमी की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी भी है और इस पर चर्चाएं भी चल रही हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, ग्रीन हाउसिंग का क्षेत्र है, और यहाँ जो अभियंताएं हैं उनका दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको सोचना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं। तो यहाँ जो दायित्व बढ़ता है वहाँ अभियंताओं की भूमिका क्या हो जाती है? आपने सही क्वेश्चन पूछा, जो कि आज के ज़माने के अनुसार और हमारे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम ग्रीन इकोनॉमी पे जाएं। यहाँ पे क्या करते हैं अभियंता कि जो भी अब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें वो पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे वातावरण को, पर्यावरण को कोई खतरा ना हो, और जो हम रिसोर्स लेते हैं, जो मटेरियल लेते हैं, वो कम से कम लें और उसकी बर्बादी कम हो। पानी की बर्बादी कम हो, एनर्जी की बर्बादी कम हो, मटेरियल की बर्बादी कम हो, और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनका जो उत्पादन होता है मटेरियल्स का, जैसे सीमेंट हुआ, लोहा हुआ, और भी चीज़ें जो भी हैं, मोबाइल फ़ोन्स हुए, पेपर्स हुए, जो भी चीज़ें हैं, उनके निर्माण में हम ऐसा चीज़ करते हैं, ऐसा बदलाव करते हैं कि उससे पॉल्यूशन कम हो, और जो वेस्ट मटेरियल है उनका यूटिलाइज कर लें।
अभी आप देखेंगे कि बहुत सारा जो स्क्रैप मटेरियल हुआ करता था जिसको हम फेंक देते थे, अब हम उसको कलेक्ट करके रिसाइकिल कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट पे और नेचर पे जो प्रेशर पड़ता था पहले, काहे कि इनको तो हम नेचर से लेते हैं, अब हम नेचर से नहीं लेके जो हमने यूज़ किया है उससे हम दोबारा यूज़ करने की व्यवस्था बना लेते हैं। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, पहले हमारे लिए एनर्जी का जो एकमात्र स्रोत था वो था कोल या फिर तेल, पेट्रोलियम। अब जो है हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें पहला कदम आया था जो हम लोग वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट लगाए जी। और उसमें भी थोड़ी सी डैमेज होती थी, बहुत सारे लोगों को विस्थापित करना होता था। अब जो है हमारी जोड़ है कि हम सोलर एनर्जी पे काम करें और विंड एनर्जी पे काम करें जी। और बहुत सारी बैटरी जो बन रही है बहुत सस्ते मटेरियल से, लिथियम से बनता था, अब सोडियम आयन से बन रहा है। बहुत तरह का इसमें तो बदलाव हुआ है। आपने जवाब में जो आपने कहा कि यहाँ जो है अभियंताओं की भूमिका और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ हमें इनोवेशंस लेकर आना है। और ये देखना है कि कैसे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम भावी पीढ़ी तक बचाकर सहेज कर पहुँचा सके। इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज स्टूडियो में आप आए और हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि जो अभियंता है, हमारे पहले मेहमान से जो बातचीत हुई, अभियंताओं की भूमिका पर हमने जिक्र किया। और अभियंताओं की भूमिका महती हो जाती है जब हम बदलाव की बात करते हैं। तो अगर मैं बदलाव की बात कर रही हूँ तो हमारे न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया है भारतीय न्याय संहिता 2023 के माध्यम से। और हमारे दूसरे मेहमान से हम बातचीत करेंगे इसी विषय से जुड़ी हुई और जानेंगे जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 है उसमें क्या विशेष प्रावधान है जिसका फ़ायदा हम ले सकते हैं और जिसकी जानकारी बेहद अहम है। तो आपकी मुलाकात कराते चलूँ हमारे आज के दूसरे मेहमान से। हमारे साथ हैं श्री माधव प्रसाद यादव जी। आप अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में। माधव जी, बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार आपका। जो ये परिवर्तन आया जो हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 के माध्यम से, तो मूल कोशिश ये थी कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें भारतीयता लाई जाए। और इसके साथ ही इसका जो ये अंग है खास करके नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकार हैं उसको भी सुरक्षित करता है और दंड विधान में जो परिवर्तन है उसको भी दिखाता है। तो शुरुआत इस बात से कि क्या मुख्य विशेषताएं हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में? हमारी जो सरकार है जी, वो एक पॉलिसी पर काम कर रही थी कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास और सबके प्रयास पॉलिसी के तहत जो है काम कर रही थी। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत सरकार को यह अनुभव हुआ, यह महसूस किया गया कि जो हमारी न्याय व्यवस्था की जो कानून है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाना आवश्यक है। आज ये समाज की मांग है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पहले जो 1834 में जो लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन बना था और जिसके द्वारा जो है सो 1860 ईस्वी में जो है सो इंडियन पेनल कोड लागू हुआ था। उस समय कानून जो है हमेशा समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। और इस सारी बातों को देख करके जो है सो 3 कानूनों में आमूल परिवर्तन लाया गया। पहला है भारतीय न्याय व्यवस्था, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मेनली जो है सो भारतीय न्याय अधिनियम में जो है बहुत सारा चेंजिंग लाया गया। कम से कम 175 सेक्शंस को जो है परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया, उसमें बदलाव लाया गया। और 22 सेक्शन जो है भारतीय न्याय संहिता 1860 का, उसको जो है सो रिपील कर दिया गया। और 18 सेक्शन जो है नए ढंग से उसमें ऐड किया गया। और उस कानून को किस प्रक्रिया के तहत लागू किया जाए, इसी को ध्यान में रख करके जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो है सो भी
बनाया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये जो है अगस्त में जो है अगस्त 2023 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया और इसको जो है सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन होम अफेयर्स को भेजा गया और काफ़ी जो है गहन विचार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा जो है सो किया गया और उसके बाद कुछ सुझाव के साथ रिपोर्ट जो है वो आपको नवंबर में दी और नवंबर में ही जो है सो उस पर सरकार विचार करके और उस बिल को वापस ले ली और उसमें जो सुझाया गया था सुझाव उसको देखते हुए जो है सो एक नए बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया और वो बिल हमारे पार्लियामेंट से दोनों सदनों से पास होकर के भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 बना और ये जो है सो 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में लागू है। 1 जुलाई 2024 के पहले जो भी घटनाएं घटी है वो पहले के कानून के तहत आज उसका फैसला होता है और 1 जुलाई 2024 के बाद से जो भी अपराध हो रहे हैं वो नए कानून के अंतर्गत जो है सो उसका जो है सो संचालन हो रहा है। उसके तहत उसको दंड प्रावधान किया गया है, कैसे दंड दिया जाए, सारी जो है व्यवस्था जो है ये कानून के तहत हो रहा है। अब जो है इसमें विशेष परिवर्तन जो है इसमें लाया गया है, जो समय की मांग है उस हिसाब से जो है जीरो एफआईआर का मतलब ये हुआ कि पहले होता था कि कहीं घटना घटती थी तो उसी थाना के जुरिडिक्शन में उसी थाना के क्षेत्र में जो है सो आपको एफआईआर करना पड़ता था, लेकिन अब जो है किसी भी थाना में कहीं भी अगर घटना घटती है तो किसी भी थाना में जो है सो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और उस पर 0 नंबर दे करके वो कंसर्निंग थाना को जो है सो भेज दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सो पहले होता क्या था कि एफआईआर दर्ज करने में कोई थाना कभी कहता था जो पुलिस स्टेशन जो नहीं ये मेरे क्षेत्र का चीज़ नहीं है कभी, और इस तरह से जो डिले होता था एफआईआर दर्ज करने में उसकी समाधान हो गई। जो किसी भी थाना में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं चाहे घटना उस थाना में घटा हो या नहीं घटा हो। बिल्कुल। दूसरा जो आमूल चूल परिवर्तन लाया गया, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है सो थाना जाते हैं एफआईआर नहीं लेता है, लेकिन अब क्या किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से भी एफआईआर कर सकते हैं। जैसे थाने के ईमेल पर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं और मोबाइल से भी आप एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, अपनी शिकायत लॉन्च करा सकते हैं। तो इससे जो है सो लोगों को बहुत बड़ी सुविधा हुई है। इसके अलावा जो है सो आपको पहले जो था वो विक्टिम को जो है वेलफेयर कुछ कानून लाया गया। जैसे विक्टिम है उसको पहले क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन ये नए कानून में जो है सो क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान लाया गया। इसके अलावा सरकार को यह भी कानून है कि सरकार जो है सो क्षतिपूर्ति किस ढंग से दे इसको सिस्टम डेवलप करे और इस पर जो है सो कानून बनावे। इसके अलावा जो है आपको जो है कोई जो है गलत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का गलत चार्ज लगा करके कोई केस करता था तो वैसे केस कर देता था, उस पर कोई तरह की गलत केस होता था, लोग परेशान होते थे, उस पर जो केस करने वाला है उसको कोई माने किसी तरह का रिस्क नहीं था। लेकिन अब जो नए कानून है इसमें यह प्रावधान लाया गया है कि अगर कोई आदमी गलत ढंग से केस किया है तो उसको जो है सो दंडित किया जाएगा, उस पर पेनल्टी लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी चेंजेस जो है इसमें लाया गया है। इसके अलावा अपीयरेंस में जब अपीयर होना होता है, जब प्रोसेस शुरू होता है, वहाँ क्या अमूलचूल बदलाव लाए गए हैं? हाँ, वहाँ जो है तो पहले ये था कि मुजरिम को जो है अपराधी को एक्यूज्ड को न्यायालय में लाना और उसके सामने जो है सो ट्रायल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मुजरिम न्यायालय में लाया जाता था, उसी दरमियान जो है सो वो फरार हो जाता था। जो हार्ड कोर्ट है
जो बहुत बड़ा अपराधी है, तो वैसे अपराधियों के लिए जो है सो अब यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको जेल में रखते हुए भी उनका ट्रायल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज है। और इतना ही नहीं, एक और जो इसमें युग के अनुसार, समय के अनुसार जो चेंज लाया गया है, जैसे पहले जो था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता था उसको मान्य नहीं होता था, लेकिन अब जो इस नए कानून के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जैसे गजट में कोई है या आपके मोबाइल में किसी तरह का अपराध से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो वो सारी चीज़ें भी अब रिलीवेंट हो गया और कोर्ट उसको साक्ष्य के तौर पर मानने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से जो है सो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत बड़ा चेंजिंग आया है हमारे कानून में इस नए कानून के माध्यम से। और यह प्रयास किया गया है कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय सुविधाजनक रूप में मिले और जो अपराधी है उसको सजा भी मिले। बिल्कुल सर, हाँ। बिल्कुल। तो जानकारियाँ इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जो ये बदलाव लाए गए हैं हमारी इन न्याय व्यवस्था में, वो आम जनता तक पहुँचे, तभी हम अवेयर भी हो पाएंगे और जो हमें हक मिला है उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो कई बार ना बहुत छोटे छोटे अपराध भी होते हैं और उसके लिए विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। स्पीडी ट्रायल है, इसके अलावा कम्युनिटी सेवा है। थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को ज़रूर दें इसके बारे में। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि छोटे छोटे अपराधों के लिए जो है कम्युनिटी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ये पावर दिया गया है कि छोटे अपराध में ऐसे लोग जो है सो छोटे अपराध के लिए जेल में बंद है, उनको कोई कम्युनिटी का जो है सो समाज का सेवा करने के लिए वो दंड के तौर पर दे करके और उनको बरी किया जा सकता है। जैसे छोटे अपराध में जिसमें सज़ा 2 साल से कम है, 6 महीना है, 2 महीना है, तो इस तरह, या सिर्फ फाइन है, तो इस तरह के अपराध को जो है सो वो पावर दिया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास अगर ये सब उचित समझते हैं कि इनको कम्युनिटी सर्विस यानी समाज सेवा का दंड दे करके जो है सो इनको बरी किया जाए, तो वो बरी कर सकते हैं। एक और चेंज जो आया है, तो पहले जो है सो समन केसेज में जो छोटे अपराध है जिसमें सज़ा 2 साल या 2 साल से कम है, वैसे अपराध में जो है ये डिस्चार्ज का प्रावधान नहीं था। डिस्चार्ज का प्रावधान जो है सो वारंट केसेज में था, लेकिन समन केसेज में नहीं था। और इसका नतीजा होता था जो गवाह नहीं आता था और छोटे अपराध के लिए मुजरिम जो है सो सालों साल कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, उसकी फैसला नहीं हो रही है। तो इस सब को लेकर के जो है सो सरकार ने एक प्रावधान लाया कि इस समन केस में भी डिस्चार्ज जो है पिटीशन पड़ेगा और उसके डिस्चार्ज के आधार पर अगर साक्ष्य के अभाव में जो है सो डिस्चार्ज पिटीशन पर भी उसको जो है सो बरी किया जा सकता है। डिस्चार्ज पिटीशन सुन करके उसमें बरी किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चेंज है। एक और चेंज जो आया, तो पहले होता क्या था कि केस की सुनवाई हो जाती थी, फाइनली कई एक डेट सुनते सुनते महीनों सुनवाई होती थी और वो जजमेंट रिजर्व हो जाता था और जजमेंट रिजर्व रह जाता था तो अनलिमिटेड पीरियड तक कभी कभी रहता था। लिमिटेड अवधि दे दी गई है ना। तो वो क्या किया गया कि इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि जब फाइनल कंक्लूजन के जो हो गया, हियरिंग जब खत्म हो गया, तो उससे 30 डेज यानी 30 दिन के अंदर आपको जजमेंट देना है। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। अगर 30 दिन के अंदर जजमेंट किसी कारण से नहीं दिया जाता है तो मैक्सिमम जो है सो 45 डेज के अंदर जो है आपको हर हाल में वो कारण दर्शाते हुए आपको देना है कि किस कारण से इतना डिले हुआ। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ, इससे स्पीडी ट्रायल में जो है बहुत मदद मिल रही है। और माधव जी, जो जानकारी आपने दी और ख़ासकर जो जजमेंट के बारे में भी आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। सीमित अवधि में जिन बातों को ला सकते थे
वो हमने लाया। हालांकि बदलाव बहुत बड़े बड़े भी इसमें और भी लाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालकर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।